हाँ, सो पहला केस हम देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड, हमारा सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड। अब वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द टू कंपोनेंट। ये पढ़ रहा हूं, अभी समझाता हूं। ओके, कंपोनेंट्स एज 1 and 2 when taken in a closed vessel both the components would evaporate eventually। अच्छा चलो पहले समझा ही देता हूँ, अदरवाइज फिर ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। कहाँ गई मार्क करो। अच्छा देखो क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ये एक कंटेनर लिया, उसमें इतना मैंने सॉल्वेंट ले लिया। क्या ले लिया, सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्वेंट है अभी सिर्फ सॉल्वेंट है, और यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर भी लिया है, इसमें क्या है, सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट है, उसका मैंने मोल फ्रैक्शन लिया, तो उसको मैंने नाम दे दिया x2। अभी इसका मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ अकेला सॉल्वेंट ही है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1। अंदर कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है, तो मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होगा। ओके, और उसका पार्शियल प्रेशर है मेरा सपोज P2। डन, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, P2। वैसे ये सॉल्यूट है, उसको मैं ले रहा हूं, उसके मोल फ्रैक्शन है x1। अभी x1 भी क्या होगा, 1 मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि वो भी अकेला ही है, उसमें भी कुछ डाला हुआ नहीं है। और उसका पार्शियल प्रेशर है P1। ये पार्शियल प्रेशर मतलब कौन सा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर तो हमने बोला गैस का होता है, हाँ खुद का ही, बट कौन सा, गैस का होता है। तो ये तो लिक्विड है, लिक्विड नहीं, अभी बंद कर दो इसको, ये बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो वेपर आएगी, ये वेपर का पार्शियल प्रेशर क्या है, P2, और इसको भी बंद कर दिया है। तो यहाँ तक का तो लिक्विड है, लेकिन यहाँ जो वेपर है, ये वेपर का भी पार्शियल प्रेशर होगा, वो क्या है, P। डन। तो ये सॉल्वेंट है, उसके मोल फ्रैक्शन 1 होंगे, उसका भी 1 होगा जब इकट्ठा नहीं हुए तब। और अब यहाँ पर वेपर प्रेशर होगी, और यहाँ पर भी वेपर प्रेशर होगी, दोनों की वेपर प्रेशर होगी, मतलब वेपर का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर होगा। तो यहाँ कौन सी वेपर होगी, सॉल्यूट की, और यहाँ कौन सी वेपर होगी, सॉल्वेंट। सिंपल। ओके, चलो तो देखते हैं कि when taken in a closed vessel both the components would evaporate eventually and equilibrium would be established between vapor phase and liquid phase। कि भाई इक्विलिब्रियम रीच हो गया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, किसके बीच में इक्विलिब्रियम, वेपर और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम। मतलब कि अब जितने पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डन, दो सिनेरियो हमने लिए। अब देखो, लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी द P टोटल। मतलब टोटल वेपर प्रेशर कितना है, P टोटल। ओके, एंड P1 एंड P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स। These partial pressure are related to the mole fraction x1 and x2। वो जो हमने लिखा वही सब कुछ लिखा हुआ है, that's it। फ्रेंच केमिस्ट, इसको यहाँ बनाना था यार, फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट। ओके, तो फ्रेंच केमिस्ट हमारा जो राउल्ट है, गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट है, उसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया है, किनके बीच में, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। वैसे तो हेनरी ने भी बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं, राउल्ट भी वही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट उन्होंने जो वहां पर KH हेनरी का कांस्टेंट था, यहाँ पर बोल दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट। अभी बताता हूँ। ओके, सो गेव द quantitative relationship, the relationship is known as the Raoult's law, which states that, तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ। Okay, which states that for a solution of a volatile liquid, मतलब volatile liquid का solution है, उसमें the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। Simply कहने का meaning क्या है, P is proportional to X, P is proportional to X, यही कह रहे हैं। अब फिर से P is proportional to X दिमाग में रखकर फिर से पढ़ रहा हूँ। देखो कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड्स, कि वैसे लिक्विड्स का सॉल्यूशन जो वॉलेटाइल है, वैसे सॉल्वेंट लिक्विड जो वॉलेटाइल है, तो वैसा सॉल्यूशन लिया, तो उसमें द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन,
ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी. ओके, सो ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. डन. समझ में आया? P प्रोपोर्शनल टू x की बात की गई है. सो अब यहां पर कर रहे हैं कि फॉर से कंपोनेंट 1, जैसे कंपोनेंट 1 मैंने नाम किसका दिया था, इसको थोड़ा साइड में ही लिख लेते हैं. हाँ, सो जैसे मैंने कंपोनेंट 1 किसका नाम दिया था, सॉल्यूट का. याद है ना, अभी ड्रॉ किया था उसमें. सॉल्यूट का 1 नाम दिया था और सॉल्वेंट का 2 नंबर दिया था, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. बुक के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे. सो P1 इज प्रोपोर्शनल टू X1. डन. ये तो हेनरी भाई साहब ने भी यही बोला था कि पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. उन्होंने भी यही बोला था. अब वहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद जब इक्वालिटी साइन लाते हैं तो हेनरी का कांस्टेंट था KH. यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है P1 इज प्रोपोर्शनल टू P01 X1. ओके, हाँ, यस. तो ये हट गया और क्या आ गया, इक्वल टू. ओके, अब ये क्या है, ये P01 ये क्या है. सो वेयर P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ऑफ 1 एट द सेम टेम्परेचर. मतलब वही टेम्परेचर पे, जैसे कि मैंने जो भी सॉलिड लिया उसमें थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटी होगी ही, लेकिन विदाउट इम्प्योरिटी एकदम प्योर अगर वो लिया हुआ है उसका वेपर प्रेशर कितना. देखो प्योर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने पानी लिया. ओके, तो पानी की वेपर बनेगी ऊपर, तो वाटर वेपर ऊपर बनी. क्या सारा का सारा पानी इवापोरेट हो सकता है? सारा नहीं हो सकता. अगर वो प्योर है, जैसे दो पानी लिए मैंने, एक रिवर वाटर लिया और दूसरा बोरवेल का वाटर लिया. ओके, तो रिवर वाटर और बोरवेल का वाटर, अब दोनों की वाटर वेपर चेक करोगे ना, किसका इवापोरेशन ज्यादा होगा. वाटर वेपर भी छोड़ो, किसका इवापोरेशन एट द सेम टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, उसके वॉल्यूम क्वांटिटी जो ली हुई है सपोज 1 लीटर, तो भी किसका ज्यादा होगा, इवापोरेशन रिवर वाटर का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज कम है, पानी ही ज्यादा है उसमें. लेकिन बोरवेल में तो धूल मिट्टी कितना कुछ होगा, वो तो जमीन में से ही निकाला हुआ है. ओके, सो वो इम्प्योर है इसलिए उसका इवापोरेशन स्लो होगा. ओके, और कम भी होगा. ये प्योर है तो उसका इवापोरेशन ज्यादा होगा. तो अब ये याद रह गया. अब हम ये क्या बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूट लिया, एकदम प्योर सॉल्यूट लिया, उसका अगर हम वेपर प्रेशर ले, वो है क्या, P01. वैसे ही सॉल्वेंट लिया, उसका प्योर सॉल्वेंट लिया और उसका अगर हम वेपर प्रेशर ले तो वो क्या है, P02. डन. तो ये P01 और वैसे ही हम सॉल्वेंट के लिए लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू P02 X2. डन. ओके, अब हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोल रहा है कि P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2. पार्शियल प्रेशर जितना ही होगा, ये हमारा डाल्टन्स लॉ है. ओके, कि पार्शियल प्रेशर जितना ही टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि जैसे मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, अभी सॉल्यूशन के ऊपर वेपर है, तो अगर दोनों ही वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, तो ये जो वेपर प्रेशर है वो दोनों की होगी. दोनों ही वॉलेटाइल है तो जो वेपर प्रेशर है वो दोनों की ही होगी, सॉल्वेंट की भी होगी और सॉल्यूट की भी होगी. इन शॉर्ट सॉल्यूशन की होगी. ओके, तो दोनों की होगी. मतलब क्या कि अगर मुझे टोटल ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये सॉल्यूशन के ऊपर, ये प्रेशर का अमाउंट जानना है कि भाई 5 बार, 1 बार, 10 बार, तो वो कैसे मिलेगा, तो अमाउंट मुझे मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जितने भी उसमें कंपोनेंट है. बाइनरी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की वेपर, दोनों का सम करेंगे तो मुझे टोटल मिल जाएगा. ये डाल्टन्स लॉ है. ओके, सो ये कर दिया. अब यहाँ मैथमेटिक्स है थोड़ा सिंपल. P1 की वैल्यू पुट करो तो यहाँ आ जाएगा P01 X प्लस P2 की वैल्यू पुट करो तो यहाँ आ जाएगा P02 X2. ये X1 है. ओके, सो अब क्या करें. अब हमें पता है कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, ओके, उसमें मोल फ्रैक्शन, तो भाई X1 प्लस X2 कर दे कि भाई दोनों के मोल फ्रैक्शन, उसका सम तो 1 होता है, वो तो हमें पता है. मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है, 1. तो अगर यहाँ पर मैं x1 निकालूं तो वो कितना है, 1 माइनस x2. यहाँ पर मैं x2 निकालूं तो वो कितना है, 1 माइनस x1. किसी की भी वैल्यू इसमें पुट कर दो. तो सपोज
x1 की जगह ही पुट कर रहा हूं, तो p टोटल इज इक्वल्स टू p नॉट 1, x1 की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस x2 प्लस p नॉट 2 x2, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो p नॉट 1 इंटू 1 p नॉट 1 माइनस p नॉट 1 इंटू x2 प्लस p नॉट 2 इंटू x2। अब यहाँ पर p नॉट 1 यहाँ से प्लस x2 बाहर ले रहा हूं तो अंदर क्या आएगा p नॉट 2 माइनस p नॉट 1। समझ में आया? सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन किया, इन दोनों में से प्लस x2 बाहर निकाला तो p2 p नॉट 2 माइनस p नॉट, डन। ओके, ये क्या आया p टोटल। तो p टोटल एक तो ये आया, दूसरा p टोटल ऐसे भी आ सकता है कि p टोटल इज इक्वल्स टू P2 के फॉर्म में, सो P नॉट 2 प्लस x2 की जगह x1 और P नॉट 1 माइनस P नॉट 2, ऐसा आ सकता है। कब आएगा ऐसा? जब ये फॉर्मूला में मैं x2 की वैल्यू ये पुट कर दूंगा तब ये आएगा। सिंपल मैथ्स है, डन। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? तो अब मुझे समझ में आया क्या कि जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ही आया ना, देखो ये तो पार्शियल प्योर है, प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का और से सॉल्वेंट का, दोनों का। अब यहाँ पर तो क्या है, P नॉट 1 माइनस P नॉट 2, वो भी वेपर प्रेशर ही है, उसका डिफरेंस है। तो टोटल प्रेशर वो तो आएगा ही, एट द सेम टाइम जो मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ओके, उसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सॉल्वेंट? हम यहाँ सेंटेंस क्या बोलेंगे अभी आएगा ही, हम कहीं पर भी पढ़ लेंगे। तो क्या कहने का मीनिंग क्या है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल और से ग्रेटली डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों सिर्फ सॉल्वेंट? सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट भी है, लेकिन हमने बोला ना कि सॉल्वेंट हम लिक्विड ही लेंगे और वॉलेटाइल ही लेंगे, तो वेपर प्रेशर बनेगी, उसमें सॉल्वेंट की वेपर तो होने ही वाली है 100%। सॉल्यूट की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सॉल्वेंट की तो होगी क्योंकि सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है, डन। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डन। ये हम ग्राफ से भी बोल सकते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ये जो है उतना हम देख लेते हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन किया, ये है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये किया तो ये तुम्हारे दोनों फॉर्मूला मिल गए। नाउ कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन पहला, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मतलब यहाँ पर टोटल प्रेशर अगर तुम बोलोगे ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी कंपोनेंट। यहाँ पर कौन है? सॉल्यूट, x1 मतलब सॉल्यूट, और यहाँ पर कौन है? सॉल्वेंट। दोनों के साथ हम रिलेट तो कर सकते हैं, करेक्ट है, इक्वेशन से पता चल गया। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। क्यों कंपोनेंट 2? वो जो अभी मैंने बताया वो, क्योंकि कंपोनेंट 2 क्या है? सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं हमारे कंक्लूजन में कि टोटल वेपर प्रेशर जो है ओवर द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बन गया है, उसके ऊपर जो वेपर है वो जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो वेरीज करेगी लीनियरली। लीनियरली मतलब क्या? बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, दोनों। मतलब टोटल प्रेशर कैसे? मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर x2 वाला लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन बढ़ा, सपोज ज्यादा हुआ तो P2 माइनस P1 वो भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसका ज्यादा है तो P2 भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इफ x2 इज मोर, x2 ज्यादा है x1 की कंपेयर में, तो P2 ज्यादा होगा P1 की कंपेयर में, ऑब्वियस है। तो P2 माइनस P1 एक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, उसका मल्टीप्लीकेशन तुम करोगे x2 के साथ तो नंबर बढ़ा ना, और बढ़ा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव वैल्यू का तुम क्या कर रहे हो? मल्टीप्लीकेशन, तो नंबर क्या हुआ? बढ़ा। इसलिए बोल रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन varies or depends or work as और से changes linearly। linearly मतलब क्या?
कि ये ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा हुआ, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ। लीनियरली का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली समझ लो। लीनियरली मतलब एक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूसरा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो इसको बोलेंगे कि लीनियरली ग्राफ, कि जैसे जैसे यहाँ मेरा x का कंपोनेंट यहाँ बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी बढ़ रहा है, इसीलिए तो ऐसा आ रहा है कि x बढ़ रहा है देखो तो y भी बढ़ा, यहाँ चेक करेंगे तो x बढ़ा तो y भी बढ़ा, तो वेरीज लीनियरली। डन। तो इक्वेशन से भी तो दिखाई दे रहा है कि x2 अगर ज्यादा हुआ तो p02 माइनस p01 भी ज्यादा होगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो और बड़ा नंबर आएगा। और हमने अभी बोला कि p02 ज्यादा होगा p01 से, मतलब इसकी वैल्यू तो नेग्लिजिबल ही है, भले ही पॉजिटिव हो उसके साथ तो हमें सम ही करना है, कहाँ माइनस करना है। तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर x2 की वैल्यू बढ़ी तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और ये पूरी वैल्यू ज्यादा है तो p टोटल क्या आएगा, ज्यादा। अगर उल्टा हुआ कि x2 की वैल्यू क्या है, कम, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट बहुत कम है, ओके, और सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, उल्टा हुआ तो ये अगर कम हुआ तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो p टोटल भी क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीज, ओके। इसीलिए बोल रहे हैं कि वेरीज लीनियरली with the mole fraction, with the very linearly with what, with mole fraction of the component 2, component 2 component 1 नहीं बोलेंगे, mole fraction of solvent ऐसे बोलेंगे। डन, क्योंकि component 2 हमने क्या लिया है, solvent। अंडरस्टूड। कंक्लूजन सारे समझ में आ रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो हमने मैथ्स किया, ओके, बट एज अ थियरी भी कौन सा पूछा जा सकता है, कंक्लूजन, ओके। सो थर्ड पॉइंट, ओके, depending on the vapor pressure of the pure components 1 and 2, the total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of the mole fraction of component 1। मतलब क्या बोल रहे हैं कि component 1 का जो mole fraction है वो अगर increase होगा तो वो डिपेंड, ऐसे जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने क्या बोला, डायरेक्टली लीनियरली प्रोपोर्शनल, लीनियरली वेरीज, मतलब क्या, वो x2 बढ़ेगा ना, p टोटल बढ़ेगा ही, लेकिन हम यहाँ पे श्योरिटी नहीं दे रहे सॉल्यूट के केस में। क्या, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ 1 and 2, कि भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो प्योर कंपोनेंट्स है उसकी जो वेपर प्रेशर है उसके वैल्यू के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। मतलब कि तुम सॉल्यूट तो ज्यादा ही ले रहे हो, मान लो सॉल्यूट तो ज्यादा ही ले रहे हो, अभी अगर सॉल्यूट तो तुमने ज्यादा लिया बट वहां पर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा लिया तो पार्शियल टोटल प्रेशर, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा लिया तो टोटल वेपर प्रेशर तुम्हारा ज्यादा आएगा, वो श्योर है। लेकिन सॉल्यूट अगर मोल फ्रैक्शन उसका तुमने ज्यादा लिया तो हम बोल नहीं सकते कि टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा ही आएगा। इट मे कम हायर और इट मे कम लोअर ऑल्सो। तो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है। अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हैं कि उसमें तो फिक्स बोल दिया कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ज्यादा होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो हम बोल नहीं सकते, वो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर एंड प्योर सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर कैसा है। समझ में आया? पक्का? ओके। सो ये 3 हमारे क्या थे, कंक्लूजन। तुम्हें पूछ ले अगर 3 मार्क्स में भी पूछ ले कि भाई व्हाट हैव यू कंक्लूडेड, और से व्हाट आर द कंक्लूजंस ऑफ द राउल्ट लॉ। ओके, राउल्ट लॉ का कंक्लूजन क्या है? देखो राउल्ट भाई साहब ने भी वही बोला है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ, और से टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the component। ऐसा ही बोला है राउल्ट ने, तो वो तो हेनरी भाई साहब ने भी वही बोला था। तो यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ मैथमेटिकल स्टेप्स में थोड़े चेंजेस है। KH की जगह क्या है, P01 एंड P02। अब कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन हमने देखो
याद ही रह जाना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। कंक्लूजन क्या है, टोटल वेपर प्रेशर जो है कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब पहले में तो हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल, पहला कंक्लूजन यहीं पे लिख देता हूं, देखो तो तुम्हें याद भी रह जाए। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा कि P टोटल इज प्रोपोर्शनल टू दी X, दैट्स इट। ये हमारा पहला कंक्लूजन। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एनी वन कंपोनेंट। ओके, क्यों? क्योंकि अगर P टोटल हमने रिलेटेड टू x1 भी निकाला और P टोटल हमने रिलेटेड टू x1 भी निकाला ना दोनों। ओके, ये रिलेटेड टू x1 और ये रिलेटेड टू x2। तो वही बोल रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन is related to or directly proportional to the mole fraction of the component. Done? Okay. चलो सेकंड में क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने लिया हुआ ही ऐसा सॉल्यूशन है कि जो लिक्विड है वो क्या है, वॉलेटाइल, मतलब उसकी तो वेपर बनेगी ही। लेकिन अगर मेरा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो सपोज लिक्विड की तो सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट की तो वेपर बनी और सॉल्यूट की भी वेपर बनी, दोनों की बनी। लेकिन इस केस में जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो ऐसा मान लो कि ये सॉलिड की वेपर नहीं बन सकती, तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट की। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट की तो वेपर ही नहीं बन सकती। इसीलिए हम सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि दोनों केस में सॉल्वेंट तो लिक्विड है, दोनों केस में सॉल्वेंट लिक्विड है और वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब उसकी वेपर बनेगी ही बनेगी, उसकी वेपर बनेगी जहां 100% है उसी पे डिपेंड करेंगे ना। क्योंकि जो सॉल्यूट है यहाँ पर उसकी बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसकी बनेगी भी और नहीं भी बनेगी। 50-50 केस है, तो 50-50 में नहीं, ग्रेटली डिपेंड ऑन दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। और यहाँ जैसे बोला है वैसे कंपोनेंट 2, क्योंकि हमने कंपोनेंट 2 सॉल्वेंट लिया। डन। तो सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। डन। हो गया टाइम तुम्हारा? ठीक है, आप कब डाल दोगे? जितना जल्दी हो सके मैं डाल। कल हमारा, जैसे मैंने कल बताया था ना, कल छुट्टी रहेगी, संडे हम सुबह आ रहे हैं। हाँ, सुबह ही जाएंगे। सो हम संडे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ चलो। सो क्या बोल रहा था, हाँ ये दूसरा कंक्लूजन। एंड थर्ड कंक्लूजन कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ 1 and 2, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। मतलब कि ये जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है, वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि x1 के ऊपर भी डायरेक्टली, जैसे x2 के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है वैसे x1 के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करता है कि हमारा P01 कैसा है और P02 कैसा है। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है क्या, टोटल प्रेशर। डन। तो ये इतना ही याद रखो। क्या पहले क्या बोला, देखो, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी वन कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी वन कंपोनेंट। यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है। डन। देन सेकंड में हमने बोला टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट और से कंपोनेंट 2, ये बोल दिया। एंड थर्ड, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन
डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. डिट्टो ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं. Does not depend directly on the mole fraction of the solute, but greatly depend on the vapor pressure of the pure solute and pure solvent. Done? समझ में आया? तो ये राउल्ट लॉ देखा हमने और उनके कंक्लूजन थियरी में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. और अगर थियरी में राउल्ट्स लॉ भी पूछ ले कि भाई राइट डाउन राउल्ट्स लॉ 2 और 3 मार्क्स में, तो सिर्फ सेंटेंस मत लिखना, ये फॉर्मूला मतलब कोई भी दोनों फॉर्मूला मतलब पी टोटल का ये फॉर्मूला लिख कर ये पी टोटल का ये और पी टोटल का ये यहाँ तक करके आना है. डन. 3 मार्क्स में पूछे, 1 मार्क में पूछे तो सिर्फ सेंटेंस. डन. ओके. तो ये हमारा हो गया. नाउ अब इसी को, ये जो हम बोल रहे थे ना, ये जो हमारे 3 कंक्लूजन है, क्या इसी को हम ग्राफ से बोल सकते हैं? ग्राफ से तो और इजीली बोल सकते हैं. देखो क्या बोल रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूं. जैसे कि ये ऐसा समझो कि यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है. ओके. और यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन. ओके. अब ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है क्या, सॉल्वेंट. यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया है. मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा P02. ये तो प्रेशर है. ओके. तो प्रेशर होगा मतलब ये प्रेशर कितना होगा, P02 प्योर. ओके. प्योर P02 होगा. और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना होगा, x का 2. x2 लिया है ना हमने, सॉल्वेंट को x2 लेते थे, तो x2 कितना होगा 1. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही है. तो x2 यहाँ पर कितना है, ये मोल फ्रैक्शन वाला लाइन, x2 कितना है 1. डन. वैसे ही मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ क्या, सॉल्यूट. तो सॉल्यूट के लिए मैंने क्या लिया, x1 और P01. डन. ओके. अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में किसके लिखूंगा, ऑब्वियसली किसके लिखूंगा, x1 के लिखूंगा ना, क्योंकि यहाँ पर मेरा कौन है, सॉल्यूट है x1. तो x1 यहाँ पे कितना होगा, एनी गेस? ये लाइन पर x1 कितना होगा, 1 ही होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही है, सॉल्वेंट तो अभी डाला ही नहीं. यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1. सिर्फ अकेला वही है, तो कुछ मिक्स ही नहीं किया. यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही है, तो उसका भी कितना होगा 1. तो x1 भी कितना होगा 1. अब क्या कर रहे हैं हम, ऐसा समझो कि यहां से ये क्या है, सॉल्यूट को मैं डाल रहा हूं किसमें, सॉल्वेंट के अंदर. सॉल्यूट को किसमें डाल रहा हूं, सॉल्वेंट के अंदर. तो देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो आ ही रहा था, मोल फ्रैक्शन तो उसका 1 है, और सॉल्वेंट का भी ज्यादा वेपर. अभी हमने कंक्लूजन देखा ना कि मोल फ्रैक्शन किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ज्यादातर सॉल्वेंट के, x2 के. सेकेंड वाला देखा था ना हमने. ओके. लीनियरली वेरी विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2. तो वो कैसे, वो अभी देखते हैं. देखो यहां से भी समझ में आएगा. क्या, यहां पर क्या है मेरा सॉल्वेंट, ऊपर क्या है मेरा सॉल्वेंट. अब इसमें मैं डाल रहा हूं सॉल्यूट. क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूट. तो अब ये सॉल्यूट डाल रहा हूं, तो क्या लग रहा है कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर किसका है, पार्शियल मतलब यहाँ पे टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही होगा. लेकिन अब मैं सॉल्यूट डाल रहा हूं तो दोनों प्रेशर हो जाएंगे. अभी मैंने यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, ऐसा समझो. यहाँ से मैंने सॉल्यूट डाला ऊपर सॉल्वेंट के अंदर, तो अब सिर्फ जब डाला मैंने सॉल्यूट, तब जो वेपर प्रेशर होगी, जो वेपर होगी, वो वेपर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की होगी क्या, नहीं, सॉल्यूट की भी होगी. तो अगर सॉल्यूट की भी वेपर होगी और सॉल्वेंट की भी होगी, तो मतलब मोल फ्रैक्शन जो थे, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पर तो कितने थे, 1. और अब जैसे जैसे मैं सॉल्यूट डाल रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के कैसे होंगे, 1 ही होंगे या 1 से कम होने लगेंगे, 1 से कम होंगे, क्योंकि 1 तो हमारा टोटल है, सॉल्यूशन का टोटल कितना होगा, 1. मोल फ्रैक्शन टोटल 1 होगा. अभी सिर्फ एक ही था इसीलिए उसका 1 था, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा डाला तो वो 1 नहीं होगा. अब तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 वो दोनों मिला के 1 होगा. अदरवाइज सिर्फ सॉल्वेंट का बोलूं तो वो तो 1 से कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है, वो 1 से कम हो जाएगा.
इतना तो समझ में आ गया। ऐसा समझो 80% सॉल्व, पहले क्या था 100% सॉल्वेंट था, अब 80% सॉल्वेंट है और 20% सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन कम हो गया ना। किसका? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया। पहले पूरा का पूरा सॉल्वेंट ही था तो मोल फ्रैक्शन 1, लेकिन अब तो 80% सॉल्वेंट है और 20% सॉल्यूट है, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? कम हुआ। कम हुआ, ये तो एग्री, यस, ओके। और ज्यादा सॉल्यूट डाल रहा हूँ और कम होगा, और ज्यादा सॉल्यूट डाल रहा हूँ, यहाँ से सॉल्यूट डालता ही जा रहा हूँ, डालता ही जा रहा हूँ, डालता ही जा रहा हूँ, तो उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे सॉल्वेंट के? कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे। तो कम होते 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 डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे? 0। यहाँ पहुंच गए मोल फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा? 0। क्यों x2 0 हो गया? इतना सॉल्यूट डाला, इतना सॉल्यूट डाला, इतना सॉल्यूट डाला कि फिर सॉल्यूशन में ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूट ही सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ही नहीं। हाइपोथेटिकल है, सॉल्वेंट था तो चला कहाँ गया? अरे इतना ज्यादा डाल दिया कि वो नेग्लिजिबल हो गया। कौन? सॉल्वेंट। सॉल्यूट इतना ज्यादा डाल दिया, तो इस पॉइंट पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0। डन? समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब उल्टा डालो। यहां सॉल्यूट डाल रहे थे ना, अब उल्टा डालो ऐसे, कि ये है मेरे पास, ये क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट में मैं क्या डाल रहा हूं? सॉल्वेंट डाल रहा हूं। तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है अभी तो 1 है, क्योंकि इसमें तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्वेंट डाला तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डालूंगा और कम होगा, और डालूंगा और कम होगा, तो इसके मोल फ्रैक्शन भी कम होते 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 क्या हो जाएंगे? ये थोड़ा, चलो फिर से डन। तो इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो गए? देखो ये रटना नहीं है, समझना है। ऐसे नहीं यहाँ x1 1 x2 0 ये वो ऐसे रटना नहीं है, कैसे आया वो समझो। ओके, सो x1 क्या हो गया? यहाँ पर तो 1 था, लेकिन इतना सॉल्वेंट डाला, इतना सॉल्वेंट डाला कि सॉल्यूशन में ज्यादातर सॉल्वेंट ही हो गया, सॉल्यूट जैसा कुछ रहा ही नहीं। ओके, तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 0। डन? समझ में आया? तो ये दोनों मोल फ्रैक्शन देखे हमने, और अब प्रेशर की बात है। ओके, तो समझो कि यहां पर सॉल्वेंट का प्रेशर था, यहां पर वेपर प्रेशर, मतलब ऐसा समझो कि सॉल्वेंट है मेरे पास, लिक्विड सॉल्वेंट, ऊपर जो भी वो उसके ऊपर जो भी वेपर होगी उसका प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर। अभी हमने देखा था कि सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमने जो लिया है दोनों लिक्विड है, तो उसकी तो, और दोनों वॉलेटाइल है, उसकी तो वेपर बनने ही वाली है, श्योर है हमसे बनने ही वाली है। लेकिन सॉल्यूट की हमने बोला था बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, क्योंकि वॉलेटाइल होगा तो बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वॉलेटाइल नहीं हुआ तो नहीं बनेगी। दैट मीन्स कि ज्यादातर वेपर होगी किसकी? ज्यादातर, मेजॉरिटीली केस में ये जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर दिख रही है वो होगी किसकी? सॉल्वेंट की ज्यादातर होगी, क्योंकि सॉल्यूट तो होगा दोनों की मिक्स होगी, और अगर नहीं होगा तो सॉल्वेंट का ही होगा। डन? तो अभी वेपर प्रेशर किसकी है? सॉल्वेंट की। वहां पे यहाँ पे आता तो सॉल्वेंट की है। अभी मैंने डाल दिया, अभी मैंने क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर अब दोनों की हो गई। अगर ये सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है तो अब वेपर प्रेशर दोनों की हो गई। सिंपल है। अब जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब अब जो वेपर होगी सॉल्यूशन के ऊपर, वो तो दोनों की हो जाएगी। तो दोनों की हो गई तो हमने क्या देखा था कि पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? दोनों के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो दोनों के अगर हमने पार्शियल प्रेशर लिए तो हमने सॉल्वेंट तो लिया है क्या? वॉलेटाइल। सॉल्यूट मे बी वॉलेटाइल, मे नॉट बी वॉलेटाइल। तो जो वेपर होगी उसमें मेजरली पार्ट किसका होगा? सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का मेजरली पार्ट है तब तो तुम्हारा प्रेशर हायर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालते जा रहे हो जो मे बी वॉलेटाइल होगा और मे नॉट बी वॉलेटाइल होगा, तो उसकी वजह से जो टोटल प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सॉल्वेंट का तो ये जो P02 है वो तो हायर ही है, लेकिन जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालते गए तो उसका प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और वो कम होते 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 P01 जितना हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? ये हमारा टोटल प्रेशर है।
यहाँ पर सॉल्वेंट का प्रेशर था, लेकिन जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालते जा रहे हो तो टोटल प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर तो किसका होता है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का अकेले का था तब तो सबसे ज्यादा है, हायर पॉइंट पे। लेकिन जैसे जैसे तुम सॉल्यूट डालते गए तो टोटल प्रेशर कम होता गया। तो डालते ही जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्यूट की वजह से भी वेपर प्रेशर आएगा और सॉल्वेंट की वजह से बहुत कम हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। अंडरस्टूड। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है समझ में आया? पक्का। अब तुम भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्या है हमारा, वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट लिया है। पहले मोल फ्रैक्शन की बात करें तो सॉल्वेंट यहाँ पर है, अकेला वही है, तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अकेला वही है तो 1 ही होगा। और यहाँ पर सॉल्यूट अकेला है तो x1 1 होगा। डन। क्योंकि x1 क्या है हमारा, वो गलती ना हो जाए, x1 क्या है, सॉल्यूट, और x2 क्या है, सॉल्वेंट। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूट डाल रहा हूं सॉल्वेंट के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन पहले तो 1 था सॉल्वेंट का, लेकिन जैसे ही सॉल्यूट डाल रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इतना डाला कि बहुत कम हुआ, और एक पॉइंट आया कि भाई सॉल्वेंट को इग्नोर कर सकते हैं, उतना कम हो गया, और ज्यादातर क्या हो गया, सॉल्यूट ही हो गया। तो x2 यहाँ पर क्या हो गया, 0। वैसे ही सेम केस क्या, x1 यहाँ पे 1 था, तो इतना मैंने अब सॉल्वेंट डाला इसमें कि मेजरली यहाँ पर सॉल्वेंट ही हो गया और सॉल्यूट क्या हो गया, 0। तो x1 इज इक्वल्स टू 0। डन। और फिर प्रेशर हमने समझा कि प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर है किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की ही वेपर बननी श्योर है, सॉल्यूट की तो मे बी वॉलेटाइल, मे नॉट बी वॉलेटाइल। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर का, और बाकी का जो पार्ट है वो किसका है, सॉल्यूट की वेपर प्रेशर। अगर होगी तो, नहीं होगी तो पूरा का पूरा डिपेंडेंस किस पे ऊपर है, सॉल्वेंट की। इसीलिए हमारा जो सेकंड कंक्लूजन था उसमें बोला था हमने कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ही हमारा वॉलेटाइल फिक्स्ड लिया है हमने, तो वो जितना ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन, उतनी वेपर ज्यादा बनेगी उसकी। आ गया सब समझ? पक्का समझ में आया या नहीं? डन। चलो तो फिर पढ़ लेते हैं ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, और वो मैथमेटिकल स्टेप था वो तो, कि भाई P1 इज इक्वल्स टू P01 x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 x2, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P1 P2 की वैल्यू रखो, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो किसी को भी एक साइड लेके आओ, उसकी वैल्यू पुट करो तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। फिर हमने 3 कंक्लूजन्स देखे। 3 कंक्लूजन में पहला देखा कि भाई टोटल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा देखा हमने कि जो टोटल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन पे, पहले में बोला ना कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, वो बात तो सही है, लेकिन मोल फ्रैक्शन के भी जो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है उसके साथ लीनियरली वेरी करता है। लीनियरली वेरी करता है उसका मीनिंग क्या है कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो टोटल प्रेशर कम होगा। इसको बोलते हैं लीनियरली वेरी। मतलब जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं वही है क्या, लीनियरली वेरी। जैसे हमारी लाइन ऐसे लीनियरली वेरी कर रही है। ओके, तो ये सेकंड था। फिर थर्ड क्या था, थर्ड हमने बोला कि अच्छा चलो x2 के बारे में तो तुमने बता दिया, बट बाय इंक्रीजिंग दी, मतलब टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डज नॉट वेरी with the increase in the mole fraction of the solute, but it also depends on the partial pressure of pure solvent and pure solute। वो हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट। डन। उसके ऊपर से हमने ग्राफ देखा। अंडरस्टूड? पूरा समझ में आ गया? पक्का याद रह गया? ओके हाँ चलो, सो a plot of P1 and P2 versus the mole, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो जो इम्पोर्टेंट मुझे ऐसे झलक में दिखाई दे जाए वो मैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ P total, there is maximum value, composition of vapor pressure, equilibrium with the solution is determined by the partial pressure। ठीक, अच्छा हाँ ये ओके। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट रह गया, क्या बोल रहे हैं कि ये तो मैंने बना दिया, क्या बना दिया कि अगर हाँ यहाँ है ना, अच्छा तो ऐसा समझो कि यहाँ पर तो क्या है, सॉल्यूट है, और ऊपर यहाँ पर क्या होगी, सॉल्यूट की वेपर प्रेशर होगी।
यहाँ पर सॉल्वेंट है और ऊपर क्या होगी, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर होगी। तो ये तो टोटल है ना, मतलब यहाँ पर तो सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगी वो किसकी होगी, सॉल्यूशन की, मतलब दोनों की होगी, सॉल्वेंट की भी और सॉल्यूट की भी वेपर प्रेशर होगी। लेकिन अब मैं अगर मोल फ्रैक्शन गिनूं, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर के, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ये यहां हम x1 और x2 बोलते थे, वो क्या था, लिक्विड था ना, कि भाई लिक्विड से लिक्विड हो या व्हाटएवर, लेकिन x1 मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, एंड x2 मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। डन, यही लिया था हमने x1 सॉल्यूट के लिए और x2 सॉल्यूट के लिए। लेकिन अब हम ले रहे हैं y1 एंड y2, तो ये मोल फ्रैक्शन y1 एंड y2 क्या है, y1 एंड y2 है वही x1 जो लिया था तुमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो y1 भी सॉल्यूट का ही है, लेकिन सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट का वेपर जो है, वेपर उसके मोल फ्रैक्शन, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर तो दोनों वेपर होगी, सॉल्यूशन यहाँ पे बीच में अगर सॉल्यूशन ले लिया तुमने, तो उसमें अगर वेपर होगी तो वो वेपर किसकी होगी, सॉल्यूट की भी होगी और सॉल्वेंट की भी होगी। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा टोटल प्रेशर होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारा मोल फ्रैक्शन जिसका हम लेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन मतलब कौन सा, वेपर का मोल फ्रैक्शन। y क्या है, x1 क्या था, हमारा जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन, x2 था हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ओके, लेकिन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने दोनों क्या लिया था, एक केस में सॉलिड इन लिक्विड, दूसरे केस में लिक्विड इन लिक्विड, वही दो लिए थे। लेकिन y1 और y2 क्या है, वेपर, क्या है, वेपर। तो वेपर, x1 सॉल्यूट था, तो y1 क्या है, वेपर, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ सॉल्यूट, एंड y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ सॉल्वेंट। डन, समझ में आया? ओके, क्या डिफरेंस क्या है वो समझ में आया? ओके, तो देखो, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components. y1 and y2 are the mole fraction of the component 1 and 2 respectively in the vapor phase. Vapor phase में उनके mole fraction है। Okay, using the Dalton's partial pressure law, तो क्या है, अगर P1 तुम्हें निकालना है, that is y1 into P total, मतलब P1 निकालना है, मतलब कि किसका प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ द क्या निकालना है, सॉल्यूट। तो कैसे मिलेगा, टोटल प्रेशर, बट उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब ये भी कौन सा सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ सॉल्यूट। y1 इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ द सॉल्यूट। वैसे ही अगर तुम्हें P2 निकालना हो, प्रेशर मतलब किसका प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट निकालना हो, तो वो कैसे मिलेगा, टोटल प्रेशर होगा वही। कहने का मीनिंग क्या है कि मेरा ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर मेरा ये सॉल्यूशन मिक्स है और ये मैंने ऐसे बंद कर दिया है, तो यहाँ पर वेपर होगी। अब ये जो वेपर होगी, तो ये वेपर का टोटल प्रेशर कैसे होगा कि भाई P1 प्लस P2, यही होगा। ये P1 क्या है, P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। डन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि Pt इज इक्वल टू P1 P2, वो तो ठीक है, मतलब यहां पर दोनों होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। अब जो ये P1 है, मतलब क्या, P1 क्या था मेरा, P1 था पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट मतलब क्या, प्रेशर मतलब क्या, वेपर ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की वेपर जो होगी उसका पार्शियल प्रेशर है ना, वेपर का ही है ना, पार्शियल प्रेशर गैस का होता है, तो लिक्विड का और सॉलिड का तो होगा नहीं। ओके, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है मेरा P1। तो और वैसे ही मेरा P2 सॉल्वेंट का, तो P1
इज इक्वल्स टू व्हाट, तो P1 इज इक्वल्स टू P टोटल, मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूट वो कितना होगा, तो जो टोटल प्रेशर है उसमें मेरी वेपर कितनी है, मतलब सॉल्यूट की वेपर टोटल ये पीटी क्या है, पीटी क्या है, पार्शियल, शॉर्ट में लिख देता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ऑफ बोथ ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों की वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है वो है पीटी, क्योंकि पीटी में तो दोनों आ गई, वेपर की भी आ गई, मतलब सॉल्यूट की भी आ गई और सॉल्वेंट की भी आ गई, तो वो तो दोनों आ गई, लेकिन P1 में तो सिर्फ सॉल्यूट की आई है, P2 में क्या आई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्वेंट, ओके, वो मुझे फाइंड करना हो, तो अगर मुझे सिर्फ सॉल्यूट का फाइंड करना है तो मैं ये जो मेरी वेपर है उसमें मेरी सॉल्यूट की जो वेपर है वो कितनी है वो मैं बोल दूं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो हो जाएगा, तो मैं उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि इसमें ये जो मिक्स है उसमें ये जो मेरा Y1 है वो मोल फ्रैक्शन है ऑफ वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट 1 मतलब सॉल्यूट, ओके, सो यहां पर मैंने क्या कर दिया, Y1 लगा दिया, डन, ओके, सो P1 is equals to Y1 P total and P2 is equals to Y2 P total, done, and in short in general PI is equals to YI P total, लेकिन ये समझ गए, ओके, अब ये जो हमने बोला क्या कि पहले हम क्या बोल रहे थे कि P is proportional to X और फिर हमने बोला P is equals to KH into X, और अभी ये कौन सा है, हेनरीज लॉ, ओके, ये हेनरी का लॉ है, और वैसे ही राउल्ट्स का लॉ क्या बोल रहा है कि भाई P is proportional to X and P is proportional to P naught into X, यही बोला ना, सॉरी, P is equal to P naught into X, यही बोला कि प्योर प्रेशर जो होगा और मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ये मेरा कांस्टेंट है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हेनरीज लॉ और राउट लॉ को अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि भाई P नॉट जो है ना वो इक्वल टू जैसा ही है हेनरीज के कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ P यहाँ P यहाँ X यहाँ X, तो भाई क्या है, यही तो है KH is equals to P, सिंपल है, ओके, देखो तो आगे यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का, तो ये थियरी हमने क्या देखी कि लिक्विड इन लिक्विड, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉलिड की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, ओके, सॉलिड की तो बात ही नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि हमने बोला ना कि सॉलिड वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन लिक्विड इन लिक्विड हम बोल रहे हैं कि वॉलेटाइल है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमने मिक्स कर दिया सबसे पहले तो, ओके, एक है मेरा सॉल्यूट भरा हुआ है तो उसके ऊपर जो वेपर होगी वो किसकी होगी, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट भरा हुआ है उसके ऊपर जो वेपर होगी वो किसकी होगी, सॉल्वेंट की, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, उसके ऊपर जो वेपर होगी वो किसकी होगी, भाई दोनों की होगी, सॉल्यूशन की होगी, या मतलब कि वेपर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों की होगी, सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर होगी, और अगर दोनों ही वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल है तो दोनों की होगी, अगर सिर्फ सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो सिर्फ सॉल्वेंट की होगी, हम बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऐसा बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऐसा बोलेंगे, लेकिन हमें अंदर से पता है कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ सॉल्वेंट का है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का तो वॉलेटाइल नेचर ही नहीं है, उसकी तो वेपर ही नहीं बन सकती वैसे, डन, ओके, फिर हमने निकाला कि भाई P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली, ओके, सो P1 को हमने राउल्ट्स लॉ भी क्या, उन्होंने भी यही बोला कि द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, तो P is proportional to X, ओके, तो P is proportional to X है तो फिर P1 is proportional to X1 and P2 is proportional to X2, P total is equals to P1 plus P2, तो P total is equals to P1 plus P2 and P1 is proportional to X1, therefore P1 is equals to P naught 1 into X1, P naught 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट, ओके, और वो कांस्टेंट क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वही हमारा कांस्टेंट है। डन, ओके। तो अब P1 इज इक्वल्स टू, देखो ये वैसे मतलब तुम्हारे माइंड में भी ये आना चाहिए कि P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू x1, P2 इज इक्वल्स टू P02 इंटू x2। अब हम ये P1 P2 की वैल्यू वो PT वाले फॉर्मूला में रखे तो PT इज इक्वल्स टू P01 x1 प्लस P02 x2। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन में x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2, x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। x1 और x2 की ये वैल्यू अगर हम वो फॉर्मूला में फिर से रखें तो हमें दो फॉर्मूला मिलेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि P टोटल मतलब वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि एक में आ रहा है x2 और एक में आ रहा है x1, ये हमने देखा। डन, दोनों इक्वेशन लेके आए। फिर हमने 3 कंक्लूजन देखे। तो 3 कंक्लूजन क्या देखे? पहला तो यही कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट लिया हो, x1 के ऊपर भी डिपेंडेंट है और x2 के ऊपर भी डिपेंडेंट है। सेकेंड हमने देखा कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन varies linearly with the mole fraction of the solvent or say component 2. Done? Okay. And third हमने देखा कि थर्ड वाला कौन सा देखा कि यस कि अगर ये तो एक्स सॉल्यूशन कंपोनेंट 2 x2 कंपोनेंट 2, बट अगर कंपोनेंट 1 इंक्रीज करे तो वहां पर भी वही कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चेंजेस linearly with the mole fraction of the component 1, or say if you increase the mole fraction of the solute does not guarantee that partial or say total pressure over the solution will increase. It also depends on the pressure, vapor pressure of the pure solute and vapor pressure of the pure solvent. ये हमारे 3 conclusion थे। डन। उसके बाद हमने क्या बोला? ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ किया तो यहां पर हमने रखा ऊपर सॉल्वेंट, यहां पर रखा सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्वेंट जो रखा है और सॉल्यूट रखा है। अभी यहां पर जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो तो x2 इज इक्वल्स टू 1, यहां पर x1 इज इक्वल्स टू 1, दोनों अकेले ये तो 1 बन ही आएगा। लेकिन अब जैसे जैसे हम सॉल्यूट डालते जाएंगे सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन अभी 1 थे वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे लाइन आ रही है डायरेक्टली नीचे, फिर वैसे ही यहाँ से ऊपर से लाइन आ रही है डायरेक्टली ऐसे नीचे। और अगर हमने देखा कि ये जो टोटल प्रेशर है वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, तो मतलब अगर प्रेशर देखे तो अगर तुम सॉल्यूट डालते जाओगे तो सॉल्वेंट का सिर्फ होगा तो वेपर प्रेशर बहुत ही हायर होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत ही हायर है सिर्फ सॉल्वेंट होगा तो। लेकिन अगर सॉल्यूट डालते गए तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया। ये है हमारे टोटल प्रेशर की लाइन। डन, ये हमने ग्राफ देख लिया। अब ग्राफ देखने के बाद हमने बात की कि मोल फ्रैक्शन की भी बात की, मतलब कि y1 एंड y2, वेयर y1 इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर। y1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्यूट। एंड y2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट। तो इफ वी वांट टू फाइंड P1 that is equals to y1 into P total and P2 that is equals to y2 into P total. Done? ये पूरी थियरी हमने देखी, समझ में आ गई अच्छे से? ओके।